अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? वी वर टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स, जिसमें एक नंबर सिस्टम था, ठीक है, और उसके अलावा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, और तीसरी चीज क्या थी? स्ट्रेट लाइन की हमने बात की थी। अब ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मैंने ये प्रॉपर तरीके से आपको करवाया है, इसके लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, वो आपको अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हो। टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। सो सबसे पहले तो क्योंकि हम ग्राफ की बात कर रहे थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, तो उसी को थोड़ा सा फर्दर लेके चलेंगे। मैं जस्ट एक क्विक रिव्यू दे दूं इसका कि क्या हमने डिस्कस करके फाइनलाइज क्या किया था। हमने हमने दो स्ट्रेट लाइंस को नाम दिए थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस था। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस था, ये नेगेटिव वाई एक्सिस था। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो था उसको हमने ओरिजिन कहा, ठीक है। फिर हमने कहा था कि ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। सिमिलरली अबव पॉजिटिव और बिलो नेगेटिव आ जाएगा। ये बातें सारी हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग को सब समझ आ चुकी है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो अभी पूछ सकता है, फिर हम आगे चले जाएंगे। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को बेसिकली हमने यूज करना है आज के टॉपिक के लिए। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको फंक्शंस बताए थे, लास्ट क्लास में हमने आपको फंक्शन बताए थे जी। एड ऑल कर दें, ये कर दें, क्लिक कर दें, हो जाएंगे, आ जाएंगे कुछ बहुत, बस आ रहे हैं, छोड़ दें। लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस की बात की थी, और फंक्शंस में मैंने दो तीन बातें आपको लिखवाई थी, अगर आपको याद हो। हमने कहा था कि फंक्शंस, हम कहेंगे कि फंक्शन है क्या, ठीक है। अगर आपके पास लिखी हुई है तो हमने कहा था कि फंक्शन क्या है, उनको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, उनको पिक्चर कैसे करते हैं, या उनको ग्राफ कैसे किया जाता है, ठीक है। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस भी थी, जो कि बिल्कुल पहले पहले सेशन जो मैंने आपको भेजा है उसमें ये वाली सारी चीजें रिकॉर्डेड है। अच्छा, अब आज की जो हमारी पहली डिस्कशन पॉइंट है वो ये है कि हम बात करें कि फंक्शन है क्या। स्टार्टिंग में ये अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि कैलकुलस जो आप पढ़ने आए हैं उसका हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं, ग्राउंड से भी अंडरग्राउंड कर लें इसको आप, ठीक है। ऐसा ऐसा हम इसके ऊपर बिल्ड करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली ऊपर से आऊंगा तो आप लोग के भी ऊपर ऊपर से चीजें जाएंगी, इसलिए मैं पहला एक आधा सेशन इस पे यूं समझ लें कि पॉजिटिवली जाया कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका एक बैकग्राउंड बन जाए, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में हम फंक्शन को कुछ इस तरह से लेते हैं, एज अ टूल लेते हैं फंक्शन को। जैसे एक फार्मूला आपने सुना होगा, बिल्कुल आसान जबान में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फार्मूला आपने यूज किया होगा कि भाई ये फार्मूला है, इसको यूज करो, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही है ना, फार्मूला में चीजें आप पुट करते हो, कोई भी चीज है किसी भी फील्ड का, उस फार्मूला में आप वो चीज पुट करोगे तो आपको क्या मिलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर्स, आप लोग प्रोग्राम बनाते होंगे, इवन नंबर की लॉजिक क्या बनाते हो जी? सॉरी, डिविजिबल बाय 2 की आप जो है लॉजिक लगाते हो। मैं कुछ और लगा लेता हूँ, लॉजिक है, कोई कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ कि एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल होगा, फॉर एग्जाम्पल इट्स एन एक्स, वेरिएबल का नाम क्या है? एक्स वेरिएबल है। अगर ये एक्स वेरिएबल और ये क्या है, इट बिलोंग्स टू लेट्स से नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स के साथ या इंटीजर्स के साथ बिलोंग करता है। इंटीजर्स में आपको मैंने बताया था नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सारे हैं। अगर मैं इस x को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, x मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो ये इवन नंबर बन जाएगा। मतलब इस z से कोई भी वैल्यू आप उठाएं, कोई भी वैल्यू उठाएं, इसमें पुट करेंगे x की जगह पे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो इवन नंबर मिलेगा। आप 1 पुट करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 2। 2 पुट करें तब भी रिजल्ट क्या मिलेगा? 4, इवन नंबर मिला। आप 3 पुट करें, रिजल्ट क्या मिलेगा? 6।
सो कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, कहां से, इससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये फिक्स कर दिया हमने। इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें, अब आपको रिजल्ट मिलेगा इवन नंबर। अच्छा, उस इवन नंबर को मैं बराबर कर लेता हूं किसके, आप कोई और वेरिएबल ले लीजिए। आपको अगर y और x पसंद नहीं है, n और m ले लीजिए आप, ठीक है। मगर कहानी ये है, अब मैं आपको कहूंगा यार लॉजिक क्या है, इवन नंबर्स को बनाने की लॉजिक क्या है, तो आप कहेंगे इट कुड बी 2x, या इट कुड बी, अगर जैसे इन्होंने फरमाया कि डिविजिबल बाय 2, जो भी चीज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होती है वो बेसिकली क्या है, इवन नंबर है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरह से इसका हम फार्मूला अगर थोड़ा सा चेंज कर दें और मैं आपको कहूं कि ऑड नंबर्स का बना दीजिए, इसी को देखते हुए अगर इसको ऑड नंबर बनाना हो तो क्या करेंगे, बताएं। ये इवन नंबर है ना, तो इसको मैंने ऑड बनाना है, क्या करूं, ऑड बनाएंगे तो आंसर ऑड आएगा ना, इवन कैसे, -1 कर दें, -1 कर दें, मैं +1 करता हूं, मैं +1 करता हूं, मतलब देयर कुड बी एनी वे ना, कोई भी तरीकेकार इसका हो सकता है। लेट्स डू इट लाइक -1 और y इज इक्वल टू 2x -1, राइट। अगर मैं इसमें फॉर सपोज अगेन 1 पुट कर रहा हूं, ऐसे ही x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 -1 1, तो आंसर क्या मिला 1। आप इसमें 4 पुट कीजिए, 8 -1 7, कोई भी डिजिट इसमें पुट कीजिए, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा ऑड। अब ये काम आप प्रोग्रामिंग में कर चुके हो, सी में, सी शार्प या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, इस तरह के काम हम करते हैं, ठीक है ना। कंपाइलर हमें रन करके इस तरह की रिजल्ट, इनफाइनाइट रिजल्ट दे देता है। बेसिकली पीछे, उसके पीछे भी मैथमेटिक्स है, लॉजिक। मैंने उस दिन भी कहा था कि एक स्पेशल एंटिटी है मैथमेटिक्स के अंदर, जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है ये बेसिकली मैथमेटिक्स है, समझ रहे हो मेरी बात, इसमें कहीं ना कहीं पे मैथमेटिक्स का अमल दखल है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, अगर आप देखें एज अ प्रोग्रामर देखें इसमें, तो इस ये फार्मूला बन गया, ये दोनों क्या है, ये दोनों है फार्मूला। नहीं, आपस में बातें नहीं करेंगे बेटा, मुझसे पूछ ले, ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये एक साथ नहीं होता, मेरा गला थोड़ा खराब है तो बियर दे दे बेटा, ये अकेला होगा तो इसी तरीके से होगा, इसने ऐड कर दिया, इसको क्लिक करो, इसके नाम के ऊपर एडमिट दे दो, बस हो गया। अच्छा जी, वापस आ जाए, वापस आ जाए, सारे लोग उसमें ध्यान ना करें, इसीलिए मैंने एक डेडिकेटेड बंदा बिठा दिया, तुम आ जाओ भले, हाँ भले तुम आ जाओ, कोई मसला नहीं है, बट सारे लोग इसमें ध्यान ना दें, फिर माउस अपने पास कर लो। अच्छा जी, तो ये बन गए फार्मूला। फार्मूला में अगर मैं अगेन मैथमेटिक्स को भूल जाते हैं ना फिलहाल, हम प्रोग्राम बना रहे हैं, इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम जब आप रन करते हो तो आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आपने ये फार्मूला डेवलप कर लिया, रन कर लिया, अब आपको रिजल्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि वैल्यूज कहां से उठाएंगे आप, यहां से, ये भी आप डिफाइन कर चुके होंगे पीछे, वेरिएबल जो आप डिफाइन करते हो उसमें ये आप डिफाइन कर चुके होंगे कि यार यहां से उठाना है और किसी जगह से नहीं उठाना है। तो इस चीज को क्या कहेंगे, ये जो वैल्यूज उठाएंगे हम उसको क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, वैल्यूज उठा के क्या कर रहे हैं हम उनका, फार्मूला में यूज तो नहीं कर रहे ना, पुट कर रहे हैं, तो बेसिकली उसको क्या कहा जाएगा, पुट कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, इनपुट कहा जाएगा ना। तो बेसिकली यहाँ पे x क्या है, व्हाट इज x है, x इज इनपुट,
एक्स आपने इनपुट किया, इनपुट उठाया कहां से? फिर वाई क्या है? वेरिएबल तो है, बट एक्स अगर आप इसमें इनपुट कर रहे हो तो वाई क्या मिल रहा है? एज अ रिजल्ट आ रहा है ना, वाई रिजल्ट है। रिजल्ट को क्या कहते हो आप? प्रोग्रामिंग के पढ़ा रहा हूँ यार मैं, मैथ पढ़ा ही नहीं रहा भाई, परेशान ना हो तुम लोग। आउटपुट कहेंगे ना भाई, इनपुट और आउटपुट खेल रहे हैं हम, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो y इज आउटपुट, ठीक हो गया। y कैसे मिला आउटपुट? x इनपुट किया तो हमें y एज एन आउटपुट मिला, ऐसे ही हो गया। ये बात तय हो गई, सबको समझ आ गई ये बात? अच्छा, अब हमें जो ये इनपुट और आउटपुट हम खेल रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कौन है? 2 नहीं है, इसको एज ए होल 2x कहेंगे हम। वैसे कह सकते हैं कि 2 है, बट इट इज अ 2x, जो कि क्या है? एक फार्मूला है। अब इस फार्मूला को स्लेश कर दे अगर मैं फंक्शन लिखूं, तो आप में से किसी को कोई मसला हो? फार्मूला सबको समझ आ गई ना कि ये फार्मूला है। अब मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं कि ये क्या है? फंक्शन है। जो कि कर क्या रहा है? इस फंक्शन में जब हम एक चीज इनपुट कर रहे हैं तो हमें एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। लिहाजा फार्मूला बेसिकली क्या है? एक फंक्शन है। या फंक्शन को समझाने के लिए सिंपल जबान में हम क्या कहते हैं कि ये फार्मूला है, टूल है किस्म का, जो कि हमें एक रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है अगर हम उसके हिसाब से इनपुट प्रोवाइड करें उसको। तो ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहां पे दो बातें और हैं इसी से देखते हुए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन तो है, अच्छा फंक्शन, सॉरी सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, एज अ होल पूरे को फंक्शन कहेंगे। मतलब सिर्फ इंडिविजुअल इस चीज को फंक्शन नहीं कहेंगे, वैसे कह सकते हैं, बट एज अ होल हम कहते हैं एक पूरे फार्मूला को, कंप्लीट फार्मूला को इनपुट आउटपुट मिला के फंक्शन कहते हैं। सही है? अच्छा, अगर इसी फंक्शन के अंदर रहते हुए मैं आप लोगों से पूछूं कि दो वेरिएबल्स हैं दोनों में से एक इनपुट है दूसरा आउटपुट है, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझते हो ना? नहीं समझते हो? डिपेंडेंट कौन है? वाई डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? डिपेंडेंट का मतलब है ऑन इट्स ओन नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन कौन है यहाँ पे? एक्स इंडिपेंडेंट है। क्यों एक्स इंडिपेंडेंट है? क्योंकि एक्स के पास एक बैंक है, यहां से कोई भी वैल्यू एक्स उठा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा एक्स क्या हो गया? इंडिपेंडेंट है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है? 2। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो y की वैल्यू बेसिकली इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। दैट्स व्हाई हम कहते हैं x इनपुट है या इनपुट भी और आउटपुट भी। x क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया? अगर x इंडिपेंडेंट है तो फिर y क्या है? डिपेंडेंट है। और वैसे नहीं, मैंने समझा दिया कि किस तरह से, तो हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट ऑन व्हाट? किस पे डिपेंडेंट है ये? एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक हो गया? अच्छा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, तो ये जो दो कहानियां हमने लिखी हैं, इन दोनों कहानियों में हम इसका नामनकलेचर इस तरह से लिखते हैं। डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को आगे लेके चल रहा हूं मैं, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, अगर आपको समझ आए तो हम इसको लिखते हैं हेयर y is a function of
x। अगर ये आप समझ पाए, थोड़ा समझ ले, मैं अभी मिटा नहीं रहा हूं, बाद में लिखने का टाइम देता हूं, पहले थोड़ा डिस्कस कर ले मेरे साथ। व्हाट वी आर सेइंग, y क्या है, फंक्शन ऑफ x। क्या ये मैंने दुरुस्त लिखा है? लुकिंग एट दीज टू थिंग्स, कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, उसको मैंने आगे प्रोसीड किया है और मैंने कहा है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्या ये दुरुस्त है या स्टेटमेंट चेंज होगा? फंक्शन कौन है, कौन किसका फंक्शन है? क्योंकि सिंपल सी बात होती है, जो डिपेंडेंट होता है वो फंक्शन है ना दूसरे का, क्योंकि उसके अंदर वो चीज आएगी तो वो मिलेगा। लिहाजा हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या है, y डिपेंड्स ऑन x एंड x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। x y पे डिपेंड नहीं करता, x डिपेंड कर रहा है किस पे, इंटीजर्स पे, मगर वो एक अलग कहानी है, क्योंकि इंटीजर्स अभी डायरेक्टली इस फंक्शन का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ गई है? क्लियर है सबको? आपको भी समझ आ गई? अच्छा, अब आइए एक और बात करते हैं यहां पर, इसको लिखने का तरीका। हाउ डू वी राइट इट? अभी ये तो स्टेटमेंट चल रहा है ना, अगेन वही वाली बात है कि मैथमेटिक्स तो अभी नहीं आई है, तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में इस वाले सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं? बोर्ड पे बता दीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूं बस आना चाहिए उसमें। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, y इज, फंक्शन को सिर्फ f से लिखते हैं, ऑफ x। अगेन अभी भी मैथमेटिक्स नहीं है, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू, तो हम इसको यूं लिखेंगे फिर, y इज इक्वल टू f ब्रैकेट के अंदर x। अब ये बन गया फंक्शन। मैथमेटिक्स अब आ गई, मैथमेटिक्स की सैंपल्स आ गई अब। तो y इज इक्वल टू f, ये जो ब्रैकेट में वेरिएबल लिखा होता है उसको ऐसे पढ़ते हैं, f ऑफ x। तो y क्या है, फंक्शन है किसका, x का। जी कौन सी क्लास है लोगी, मैथ या कैलकुलस? देख लो फिर, भाग नहीं जाना बीच में। ठीक हो गया, समझ आ गई बात कि फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा? हम कहेंगे y इज f ऑफ x, या y इज, और मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो दो फंक्शंस हमने लिखे हुए हैं फार्मूला, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मुझे बताइएगा, बोर्ड का रेंज आ रहा है ये? तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 2x, ऐसा ही है। या फिर मैं इसको दूसरा वाला फंक्शन लिखूं, y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1। तो अब फंक्शंस ऐसे लिखे जाते हैं। अगर मैं अब जैसे ये लिखा है, सिर्फ f ऑफ x नहीं लिखा हुआ, तब भी ये फंक्शन कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब बेटा ये है कि जब भी कहीं कोई इक्वेशन लिखी हुई होती है, ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, इक्वल टू साइन जिसमें भी आ जाता है वो क्या है, इक्वेशन। जब भी कहीं पे कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो वो अल्टीमेटली क्या है, फंक्शन है। वो जो जिसके बराबर है उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। जो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट है, और एज अ होल वो पूरी की पूरी चीज क्या है, फंक्शन है। बात समझ आई है? फंक्शन क्लियर हुआ है? ठीक है, अच्छा, इसको फिर मैं ऐसे लिखूं जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको यहां पे मैं लिख लेता हूं, बल्कि इसका हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब मैं y नहीं लिख रहा हूं, अब y नहीं लिख रहा हूं, मगर आपको पता है कि y f ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अगर मैं y नहीं भी लिखूं और सिर्फ f ऑफ x लिखूं, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन ही है। और या फिर मैं ऐसे लिखूं, y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तब भी ये क्या है, फंक्शन है।
इसके पीछे के थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस ये है इनपुट आउटपुट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा। आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं समझ आ रहा ना, छोड़ दें। पहचानने में अगर आपको वो नहीं आ रहा तो इनपुट आउटपुट तो आपका अपना ही है ना, उसको लगा लीजिए। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर है? तो ये जो कहानी है पूरी, लास्ट लेक्चर में जिन्होंने अटेंड किया था, मैंने एक चीज लिखी थी, दैट वाज व्हाट इज ए फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, मैंने सबसे पहले लिखा था टॉप पे। तो ये फंक्शन ये होता है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन की बात की थी, ग्राफ वगैरह की फंक्शन की बात की थी। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन ये होता है। अब इसको लिख लें, जो फिजिकल स्टूडेंट्स बैठे हुए यहाँ पे वो तो इसको लिखें, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें। चाह रहे ये चेक करो, ये स्पीकर्स कनेक्टेड है क्या मुझे पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? कुछ फीडबैक दे दें, यस नो हाँ ना। जी 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 सर, आवाज आ रही है। शुक्र है, जाग रहे हैं आप लोग। यहाँ तो माहौल नींद वाला बन चुका है इस क्लासरूम में, लाइटें वाइटें बंद है। संडे मॉर्निंग यार कौन पढ़ता है भाई? मोहम्मद अली किस टाइम पे होती है क्लास? आप किस टाइम पे आए? देख लो, नेक्स्ट क्लास में फिर अटेंडेंस नहीं दूंगा मैं, बैठे रहना। टाइम पे आ जाया करें, 10-15 मिनट ले लिया करें, मगर 40-45 मिनट ना। और कल हाँ, अच्छा एक काम करना है, कोई एक आप में से शारिक आप कर लें पहले। ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हुए ना, इनका नाम लिख लो अपने पास, क्योंकि ये बेचारे कभी कनेक्ट हो जाते हैं, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। लिख लिया इसको? चलें जल्दी लिखना पड़ेगा। अच्छा, इन फंक्शंस के पीछे जैसे मैंने कहा कि ये फंक्शन लिखते भी रहे और सुनते भी रहे। ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, y इक्वल टू 2x, एक इक्वेशन है, राइट। इस इक्वेशन के पीछे भी कहानी है कि व्हाट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसका लेक्चर मैंने दिया है डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्लास में लास्ट वीक, लास्ट वीक या लास्ट वीक दिया है आई सपोज। अगर मेरे पास वो रिकॉर्डेड है एज अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन, मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने किसी और टॉपिक पे दिया था, और फर्स्ट वीक जो था आपका, जो पहली क्लास ऑनलाइन हुई थी, उसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया था, वो रिकॉर्ड में नहीं कर चुका सकूं ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता। बट आई विल सी, अगर मेरे चैनल पे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर है इस तरह का, तो इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस से हवाले से, तो अगेन बेसिक्स हैं वो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, देख लीजिएगा उसको। अच्छा, इसके नॉमेनक्लेचर में एक चीज में और ऐड करा दूं, क्योंकि फिर ये इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगी, वरना फिर अलग लगेगी। यहीं लिख लेते हैं इसको। और अच्छा जी, एक्स के फिर कितने नाम बताए मैंने आपको? एक्स इज इनपुट स्लेश इंडिपेंडेंट स्लेश, एक और नाम है इसका, क्या नाम लिखा है मैंने? डोमेन, सुना होगा, क्योंकि फंक्शंस आप लोग पढ़ चुके हो, तो आपने कहीं ना कहीं पे ये बात जरूर सुनी होगी। अच्छा जी, इसी तरह से y के भी तीनों नाम है, आउटपुट, डिपेंडेंट, अगेन डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंडेंट ऑन x, ये याद रखिएगा। और ये आ जाएगा रेंज। तो इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको पता होगा कि क्या बात हो रही है। ज्यादातर डोमेन और रेंज चलता है,
मैं डायरेक्टली डोमेन और रेंज नहीं बता रहा था क्योंकि आप डर जाते, पता नहीं क्या चीज है, इसीलिए मैंने इसको इनपुट के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि इनपुट से आपका ज्यादा वास्ता पड़ता है। व्हाट्स योर नेम सर? लास्ट क्लास में थे आप? अच्छा, डोमेन और रेंज को हम थोड़ा सा, वैसे तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि ये बेसिकली इनपुट ही है, बट डोमेन सिंगल इनपुट भी हो सकता है और सेट ऑफ ऑल इनपुट्स भी हो सकता है, अगर ये बात मैं पहुंचा सकूं तो। देखें, मैंने क्या कहा था कि x की वैल्यूज कहां से आएंगी? z से आएंगी। z क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का क्या है? सेट है ना, मतलब z इस तरह से लिखा जाएगा, मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे ये सेट, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू इंफिनिटी। इसमें से अगर मैं सिर्फ 0 उठाऊं तो 0 क्या है? इनपुट है। 1 उठाऊं तब भी इनपुट है, -1 उठाऊं तब भी इनपुट है। अगर उस 1 को, 0 को या -1 को मैं इनपुट कहूं तब भी ठीक है, और अगर मैं उनको डोमेन कहूं तब भी सही है। ऐसा ही है। अच्छा, मगर डोमेन ज्यादातर इंडिविजुअल एंटिटी के बजाय ज्यादा करेक्ट डेफिनेशन डोमेन की क्या है कि सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स। ये सारे के सारे क्या है? इनपुट्स हैं। तो इन सब का जब सेट बन जाएगा, उस सेट को हम क्या कहेंगे? ये डोमेन है। सो सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स इज कॉल्ड एज डोमेन। बिल्कुल इसी तरह से रेंज क्या कहेंगे? सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स। जाहिर सी बात है, 0 पे डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, 1 पे डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, 2 पे डिफरेंट मिलेगा, -1 पे डिफरेंट मिलेगा, एंड सो ऑन। तो उसका भी पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? आउटपुट का भी सेट बनेगा। तो कंप्लीट सेट को हम क्या कहेंगे? ये रेंज है। इसका कह सकते हैं, सिंगल आउटपुट को भी रेंज कह सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर क्या है कि कंप्लीट सेट को कहा जाए। बात समझ आइए? तो क्योंकि कभी कभार प्रिसाइज आंसर मांगे जाते हैं, अभी आप आगे जाते हो, कोई टेस्ट वगैरह देते हो ना किसी जॉब पर्पस के लिए या एडवांस स्टडीज के लिए, तो वहां पे एमसीक्यूज अगर आते हैं तो वो पिन पॉइंट पूछते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शंस हैं, सिंगल वैल्यू का भी ऑप्शन है और पूरे सेट का भी ऑप्शन है, तो आप पूरे सेट पे जाएंगे। ज्यादा करेक्ट वो है। बुक्स डेफिनेशन डोमेन और रेंज की ऐसे लिखती है। क्लियर हो गया बात? ये जो मैंने आपको बुक प्रोवाइड की है थॉमस की, सॉफ्ट कॉपी में आपको ग्रुप में दी हुई है मैंने, अगर किसी को नहीं मिली है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा वापस। उसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो फंक्शन से शुरू हो रहा है, और हमारा जो कैलकुलस का पहला टॉपिक है वो भी फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। मतलब इसकी जो थियोरेटिकल चीजें मैंने जितनी भी बताई हैं, एक तो ये तो कुछ मैंने बुनियादी बातें बताई, और कुछ इससे रिलेटेड जो है वो बुक के अंदर है, आप उनको थोड़ा टच कर लीजिएगा। उसमें और भी बहुत सारी चीजें, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले कुछ चीजें एस्टेब्लिश करवा लूं, उसके बाद फिर उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। ठीक हो गया जी? आप लेट आए, बोर्ड साहब पेनल्टी है। माइक नहीं उड़ा देना मेरा। ये नहीं मिटाना, ये दो नहीं मिटाना, बाकी मिटाना। अच्छा, अब इसको सेकंड लाइन पे क्या लिखवाया था मैंने? किसी के पास लिखा हुआ व्हाट इज द फंक्शन के बाद क्या क्या बताया था कि क्या करवाऊंगा? हाउ इज फंक्शन पिक्चर्ड और ग्राफ्ड। अब चलते हैं इस तरफ, ग्राफ करते हैं उसको। जी सही है, थैंक यू। अब ये दो फंक्शंस हमारे पास लिखे हुए, ठीक है जी। वैसे अगर देखा जाए तो मैंने फंक्शन के टाइप्स आपको लिखवाए थे उसी क्लास में, क्लासिफिकेशन फंक्शंस की लिखवाई थी, जिसमें हमने कहा था कि अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं, और ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं।
क्या थे ट्रांसीडेंटल फंक्शन? थे ना आप क्लास में लास्ट? ओए होए होए, आज फोकस कर लेना, फिर अगली क्लास में ये जवाब ना आए। ओके, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर नहीं आ रहा समझे तो पूछ लिया करें। अच्छा जी, ट्रांसीडेंटल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ये जो 4-5 नाम मैंने लिए, इनमें से कोई 2 एक साथ आ जाए, 3 एक साथ आ जाए, या चारों पांचों एक साथ आ जाए, तो वो ट्रांसीडेंटल फंक्शन बनता है। मुझे बताइए, ये जो 2 फंक्शंस लिखे हुए हैं, इन 5 कैटेगरीज में से कौन सा वाला है? कैटेगरीज लिखी हुई है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमेटिक, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक है, क्योंकि ना तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, ना एक्सपोनेंशियल वाला ई है, ना लॉगरिथम है, ठीक है, तो सिंपली ना इनवर्स है, ये सिंपली अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? जिसके अंदर वेरिएबल्स हो और कांस्टेंट्स हो। एक इक्वेशन के फॉर्म में वेरिएबल और कांस्टेंट जब सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस के साथ, तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है, जिसके अंदर पावर, कोएफिशिएंट, बेस, इस तरह की चीजें आपको नजर आती है। तो इसमें देखें, ये बेस है, वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है। सिमिलरली यहाँ पे वही है, -1 करके ये कांस्टेंट है, ये आपके पास वेरिएबल है। अच्छा, इन अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर फिर मल्टीपल टाइप्स हैं। फंक्शन के टाइप्स बहुत सारे हैं और बहुत कैटेगरीज हैं उनकी, मतलब एक कैटेगरी के अंदर फिर सब टाइप्स हैं, फिर हम दूसरी कैटेगरी में जाएंगे तो उसके अंदर सब टाइप्स हैं। अब जो अलजेब्रिक फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं, उसके अंदर फिर सब टाइप्स क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन, इसके अंदर आपको मिलेंगे लीनियर फंक्शंस। कौन से फंक्शंस मिलेंगे? लीनियर फंक्शन। जैसे लीनियर इक्वेशन सुना होगा ना आपने, लीनियर इक्वेशन सुना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना होगा, तो वो इक्वेशन इज बेसिकली व्हाट? इट्स अ फंक्शन। मैंने बता दिया ना कि इक्वेशन जब भी लिखी होती है तो ये काइंड ऑफ अ फंक्शन ही है। तो लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, ऑर्डर 5, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 एंड सो ऑन। किस तरह से होगा ये वाला फंक्शन? कैसे होगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल। ये कैसे होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1, इसलिए ये लीनियर है। यहाँ इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक कहलाता है। इसी तरह से ये क्यूबिक है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 1, कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ क्या देखना है कि मैक्सिमम पावर, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है। उसकी मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, और अगर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। दूसरे भले ना हो, एक हाईएस्ट पावर है उसकी, तो वो बाय क्वाड्रेटिक कहलाए। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, अब आइए, जो 2 फंक्शंस मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? लीनियर में आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है? x की 1 है। ठीक हो गया? अच्छा जी, इन 2 लीनियर फंक्शंस को अब हम चलते हैं इन दोनों को ग्राफ करने। लिखना बंद करेंगे, लिखने का मैं टाइम आपको प्रॉपर दूंगा, सही है? और लिखते लिखते थक जाए तो एक तस्वीर भी खींच सकते हैं, मगर लिखना ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी? अच्छा जी, अब ये फंक्शन है, इसको ग्राफ कैसे करें? एनी आइडिया? चलें पहले आपसे पूछ लेते हैं। नहीं, मुझे ये बताओ कि x में वैल्यूज क्या पुट करें, एग्जैक्ट बताओ पहले। क्या करें? इंटीजर्स हम पहले ही बोल चुके हैं, ये हम डिफाइन कर चुके हैं। आप शायद लेट आए थे इसी वजह से। हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं कि x बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर्स। डिफाइन करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप समझते हो ना, जो आपने पहले डिफाइन कर लिया थ्रू आउट द प्रोग्राम वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो ये डिफाइंड है कि x कहां से उठाना है हमने? इंटीजर से उठाना है। तो आप भी दोस्त कह रहे थे, सिर्फ इसको हम क्या करेंगे? प्रॉपर चैनल से चलेंगे। अच्छा जी, x अगर z से उठाना है तो फिर हमारी मर्जी है, कोई भी वैल्यूज उठा दे, ऐसा ही है ना? इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। याद है कल लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था कि इनफाइनाइट भी कितनी है?
फिर 0 और 1 के दरमियान भी कितनी वैल्यूज हैं, सारा समझाया था, तो वही वाली सारी है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो बीच वाली वैल्यूज हम उठा नहीं सकते, क्योंकि अगर डेसिमल्स में जाएंगे तो ये इंटीजर नहीं रहेगा, ये रियल नंबर या रेशनल नंबर में चला जाएगा। ठीक है ना, ये उस दिन नंबर सिस्टम मैंने समझाया था। इसमें सिर्फ होल नंबर्स हम लेंगे, और इसका तरीकेकार ये होता है बेटा, ये याद रख लेना, कभी भी ग्राफ करने जाओ आपको डोमेन गिवन हो, डोमेन गिवन है कि भाई यहां से उठानी है वैल्यूज, तो कोशिश किया करो कि पहले मिनिमम वैल्यू पुट कर लिया, उस डोमेन में कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी ना, तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू उठा लो। अब वैसे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि नेगेटिव नंबर सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव नंबर्स और जीरो से छोटे होता है, मगर हम शुरू कहां से करेंगे, जीरो से करेंगे। क्यों जीरो से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ बताया था, ग्राफ कहां से शुरू हो रहा था, ओरिजिन क्या था ग्राफ का, जीरो था, फिर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज थी। ओके अच्छा जी, तो अब हम सबसे पहले पुट करेंगे इसमें x इक्वल टू 0। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ के लिए वैल्यूज पुट की जा रही है, और ग्राफ स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से, और जीरो अवेलेबल है हमारे डोमेन में। ऐसा ना हो कि डोमेन में जीरो अवेलेबल ही ना हो, आप जीरो पुट करना शुरू कर दें, ऐसे नहीं हो सकता बिल्कुल भी, डोमेन से बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है जी, अच्छा तो क्या होगा फिर, y इक्वल टू एफ ऑफ 0, जहां जहां x वहां वहां 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 2, ऐसा ही है, उठ जाओ चाय चाय पियो, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है, जागना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे कंपाइलर नहीं है, आप खुद कंपाइलर है, तो आउटपुट आपको सही प्रोसेस करना पड़ेगा। 0 होता है ना, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या बना यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर क्या बना इसका, इनपुट और आउटपुट को साथ में लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के तौर पे, तो हम यहाँ पे यूं लिखेंगे x कामा y, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स में कामा के साथ दो एंटिटीज लिखी जाए तो इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, जो पहले है वो पहले और जो बाद में वो बाद में, चेंज नहीं कर सकते। और सेट में क्या है, सेट में आगे पीछे कर सकते हो, सीक्वेंस में लिखना जरूरी होता है सेट में, मगर अगर मैं ना लिखूं तो इतना गलत नहीं है, मगर अगर इसमें मैं y को पहले ले आऊं और x को बाद में लिखूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि इन द पैटर्न इन द सीक्वेंस। x की वैल्यू क्या पुट की भाई आपने, 0, उस पे y की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बना इसका, 0,0, x भी 0 y भी 0। आइए दूसरी वैल्यू पुट कीजिए, x इक्वल टू 1। अगेन आपको पता है कि जब आप ओरिजिन पे खड़े हुए हो तो 0 के बाद आप पॉजिटिव की तरफ जा सकते हो, नेगेटिव की तरफ भी जा सकते हो ना, ऊपर भी जा सकते हो और डाउन साइड भी आ सकते हो, मगर इस बात पे अभी मैं बहस नहीं कर रहा हूं, फिलहाल सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आप 0 के राइट और 0 के लेफ्ट जा सकते हो, अप एंड डाउन नहीं जा सकते हो, रीजन उसका बाद में बताता हूं। ठीक है, अप एंड डाउन क्यों नहीं जा सकते उसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, y f ऑफ 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए इसका, x कामा y इक्वल टू 1 कामा 2 वैल्यूज मिल गई। अच्छा जी, अब क्या करें, अब ये है तरीका ग्राफ के लिए, एक पॉजिटिव वैल्यू उठा ली, उसके अपोजिट एक नेगेटिव वैल्यू भी उठा लो, वरना आपका ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाता रहेगा, नेगेटिव एक्सिस का पता नहीं चलेगा। तो हम साइमल्टेनियसली पॉजिटिव में भी जा रहे होंगे और नेगेटिव में भी आ रहे होंगे, तो थर्ड वैल्यू हम इसमें क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे हमारा फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ -1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू -2। वहां देखिएगा ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर क्या बना भाई आपका, -1 पे -2, नहीं आ रहा, राइट, -1 पे आपको मिला -2। अब आ जाइए, इसके बाद क्या वैल्यू पुट करें,
x इक्वल टू, यहां देख लेना बैंक ये है, यहां से उठाना है, +2 पुट करें तो y इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो ऑर्डर्ड पेयर आपका बन जाएगा 2,4। फिर क्या पुट करें, x इक्वल टू -2, जो पॉजिटिव वैल्यू पुट की वो नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर दें, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू f ऑफ -2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू -4। -2 -4 आपका ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ये मैंने 1-2 मरतबा लिखा है, आगे इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक बात जरा ज़हन नशीन कर लें कि आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉइस आता है। कम्युनिकेशन पढ़ा है, डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा है, पढ़ोगे ना फिर ये बात समझ आएगी। अनवांटेड सिग्नल कहा जाता है इसको, अनवांटेड इनपुट कहा जाता है इसको, तो इधर फोकस करें, आगे जा सकते हैं। मैं अगर पुट ना करूं और ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाऊं तो आपको मसला तो नहीं होगा। 3 पे क्या मिलेगा 6, -3 पे क्या मिलेगा -6, पैटर्न बन गया ना। 4 पे क्या बनेगा 8, और -4 पे क्या बनेगा -8। अभी अब फंक्शन ज्यादा समझ आएगा आपको। देखिए, 1 3 4 वैल्यूज हमने निकाल ली, उस तरफ आ जाए भले आप लोग, अगर यहां से बोर्ड नजर नहीं आ रहा तो। 1-2 वैल्यूज हमने निकाल दी, तो उसके बाद पैटर्न हमें पता चल जाता है, और उस पैटर्न पे हम कंटिन्यूसली वैल्यूज लगा सकते हैं। जैसे आप लूप लगाते हो, अगर ये आप यूज करोगे इवन नंबर का अगर प्रोग्राम बनाओगे तो इस चीज को कैसे